हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे 28 तारीख का 28 जून का न्यूज़पेपर द हिंदू, है ना। ये सारा न्यूज़ और जितने भी एडिटोरियल्स जो भी आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे वो द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं और इसको मैं अपने पर्सनल ओपिनियन प्लस यूपीएससी एग्ज़ाम से इसको कनेक्ट करना है। देखिए, किसी भी न्यूज़ को एनालाइज करके वी हैव टू कनेक्ट, हमको कनेक्ट करना है इसको अपने सब्जेक्ट से। बहुत सारी न्यूज़ होती है जो कि आपके स्टैटिक पोर्शन से आपको कनेक्ट करना है सो दैट कि जहां आप अपने नोट्स बनाते हैं उस नोट्स पे आप उसको अपडेट करते रहें। देखिए, करंट अफेयर जितना इम्पॉर्टेंट है आपके प्री और मेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के हिसाब से प्रिडिक्शन करने के लिए, उतना ही इम्पॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की। प्लस आंसर राइटिंग में हम बहुत सी चीज़ें हैं जो कि न्यूज़ में हम देखते हैं, उसको हम कोट कर सकते हैं, उसको हम कोई भी डेटा है उसको हम जैसे बता सकते हैं। तो आज की हम शुरुआत करते हैं इंडियाज़ गिग वर्कफोर्स। तो देखिए, गिग इकॉनमी आप सबको पता है कि इस समय न्यूज़ में है। तो क्या है ये गिग इकॉनमी, अगर आपको नहीं पता क्या है ये गिग वर्कफोर्स, किस तरीके से ये काम करता है, इसके क्या प्रोज हैं, है ना, एडवांटेज, क्या कॉन्स हैं मतलब डिसएडवांटेज, इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो हमको जो यहाँ अखबार में दिया है इसको हमको अपने सिलेबस, अपनी तैयारी के साथ इसको कनेक्ट करना है एंड इसका नो हाउ इस तरीके से रखना है कि इफ़ सपोज देर इज सम क्वेश्चन और इफ़ सपोज देर इज़ रिक्वायरमेंट कि जहाँ पे आप इसको कोट कर सकें, जिसके आंसर को आप थोड़ा और स्ट्रांगली पुटअप कर सकें, वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। तो गिग वर्कफोर्स टू रीच 2.35 CR बाय 2030, है ना। तो अभी नीति आयोग ने क्या करा है, नीति आयोग पहले क्या है, नीति आयोग जो पहले प्लानिंग कमीशन था वो रिप्लेस किया किसने, नीति आयोग ने। नीति आयोग इज़ अ थिंक टैंक, ठीक है, ये थिंक टैंक है ये। और इसका एक और बहुत ज़रूरी जो ये रिपोर्ट्स, अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स जो है ये टाइम टू टाइम अपडेट करता है और लेके आता है ना। तो इसमें जो अकॉर्डिंग टू स्टडी रिलीज्ड बाय नीति आयोग द्वारा जो स्टडी की गई है कि जो नंबर ऑफ जो गिग वर्कर हैं वो आपके 77 लाख वर्कर्स हैं 2020 एंड 21 में। तो सबसे पहले ये गिग वर्कर, जैसे देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क, जैसे मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि ठीक है आप आए, मान लीजिए आईटी सेक्टर से हैं, आपको हमारी कंपनी में ये डेवलप करना है और डेवलप करके सारा काम आपका खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट से कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट तक, अगर इस आईटी के एग्जांपल में देखेंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो यहाँ पे बोल दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर अमाउंट आपको हम पे करेंगे अगर आप हमारा ये काम करोगे। लाइकवाइज जैसे स्विगी है, तो स्विगी कंपनी क्या है, जैसे उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या उसके जो पर्सन हैं, जब ऑर्डर आता है तो उनके पास मैसेज आते हैं, ठीक है, मैसेज आता है, फिर वो जाते हैं उस रेस्टोरेंट से पिकअप करते हैं या उस वर्क जो भी है उसको पिकअप करते हैं, पिकअप करके जाके डिलीवरी देते हैं, ठीक है। और इसमें इनको क्या बोलते हैं, इसके जो कुछ चार्जेस होते हैं जो कि उनको उस चार्ज का या एक परसेंटेज या कुछ ना कुछ उसके हिसाब से एक पेमेंट जो है दे दी जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इनके पास कोई पेड लीव नहीं होती है ना। अगर मान लीजिए कभी किसी की तबीयत खराब हो गई या कभी कोई बाहर जा रहा है अति वेरी इंपॉर्टेंट वर्क के लिए, तो उसके लिए कोई पेड लीव नहीं है। तो ये पेड लीव कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी आपका जॉब या सिक्योरिटी आपकी उस कंपनी में, ये चीज़ कहीं ना कहीं गिग वर्कफोर्स के पास एक बहुत बड़ा लैक है। तो जो हम कॉन्स की बात कर रहे थे वो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, मैं फिर से रिपीट करूँगा, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल यहाँ पे मेंटेन करना
बहुत मुश्किल काम होता है, यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज कंपनी के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको वो हायर करके अपना काम करा सकते हैं, फर्स्ट। सेकेंड थिंग इज वर्कर के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो किसी भी कंपनी में जाके अगर 2 घंटे वो देना चाहता है वो दे सकता है, कोई 6 घंटे देना चाहता है वो दे सकता है, या ये भी हो सकता है कि कहीं वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हों और प्लस साथ में वो चाहते हों कि हम थोड़ा फ्रीलांसिंग, जो फ्रीलांसिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली गिग वर्कफोर्स को जो है ड्राइव इन करता है। जैसे मान लीजिए अगर ओला है ना, कोई भी इस टाइप की जो कंपनी है ओला उबर, तो ये क्या करती हैं, एक टैक्सी है ना, एक पर्सन की अपनी टैक्सी है, वो कंपनी में रजिस्टर करता है। जब रजिस्टर करता है कंपनी के पास कोई जॉब आता है, जॉब क्या है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी को ट्रैवल करना है, तो वो ड्राइवर क्या होता है वहां डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा और पिकअप करेगा और फिर जो लोकेशन है जहां ड्रॉप लोकेशन है वहां जाके वो ड्रॉप कर देगा, और उसका काम, उसको जो भी पैसे बनते हैं उस ड्राइव करने में, वहां तक इसी आदमी को ले जाने में, वो उसको मनी जो है उसको इमीडिएटली दे दिए जाएंगे, या डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। तो यहां पे लेकिन जो पेड लीव की हम बात करें तो कोई, जैसे कहने का मतलब है जितने दिन काम किया है ना, जितना वर्क किया, जितने दिन काम किया, जितने आर किया, या कॉन्ट्रैक्चुअल था है ना, या मान लीजिए कोई जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल यहाँ क्या हुआ कि पॉइंट ए से गाड़ी चली पॉइंट बी के लिए और ड्रॉप कर दिया है ना, तो एक तरीके से ये ड्रॉप करना जो है यहाँ पे एक वर्क हुआ, तो उसने जो है उस ड्रॉप करके जो पैसे कमाए वो उसकी इनकम हुई। लेकिन क्या वो कंपनी कोई सोशल सिक्योरिटी देती है? सोशल सिक्योरिटी की यहाँ बात कर रहा है नीति आयोग कि क्या सोशल सिक्योरिटी देती है, तो कोई सोशल सिक्योरिटी एज सच नहीं है। ऑक्यूपेशनल डिजीज की बात करें तो ऑक्यूपेशनल डिजीज के लिए भी कोई जो सपोर्ट है ना, देखिए यहाँ पे अगर कोई 1-2 कंपनी करती हो तो उसका नहीं, यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर की नीति आयोग बात कर रहा है, और जिसको हम अपने यूपीएससी के एस्पेक्ट से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और अगर हम एक्सीडेंट इंश्योरेंस की बात करें तो वो भी जैसे मान लीजिए कि कई जगह ऐसा होता है ना कि हाफ एन आवर में डिलीवरी, 15 मिनट्स डिलीवरी, तो उसमें क्या है, उसमें जो हमारा जो डिलीवरी बॉय है, तो डिलीवरी बॉय के दिमाग में एक बार जब वो टाइम स्टार्ट होता है ना, तो जब वो टाइम स्टार्ट होगा तो डिलीवरी बॉय क्या करेगा, वो ये ट्राई करेगा कि मुझे अगर 10 मिनट पहुंचाना है तो 10 मिनट में वहां पे डिलीवर कर दूं। नहीं तो हो सकता है कि डिलीवरी ना करने पे अगर उसको कुछ इंसेंटिव मिलना था, या पैसे और ज़्यादा मिलने थे, या पैसे ही तब मिलने थे डिपेंडिंग अपॉन कंपनी पॉलिसी, तो वो चीज़ उस पर निर्भर करेगी। तो कहीं ना कहीं क्या वो हो सकता है हेस्ट में गाड़ी चलाए, हो सकता है और फास्ट ड्राइव करे या राइड करे कि नहीं भाई हमको डिलीवरी करनी है, अगर हम डिलीवरी नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको जो है वो लॉस होगा। तो कहीं ना कहीं एक सेफ्टी मेजर जो है यहाँ पे देखने को आता है कि इसको और ज़्यादा इंक्रीज करने का, और ज़्यादा एनहांस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो वर्कफोर्स अगर एस्टिमेटेड है 2.35 CR बाय 2030 और आज की डेट में वो 77 लाख है, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सॉलिड एंड स्ट्रिंजेंट पॉलिसी इनके सेफ्टी, सिक्योरिटी या सोशल मेजर्स के लिए लाने की एक आवश्यकता है कंपनी को। तो कोई पेंशन प्लान है ना, कोई इस तरीके से जो सोशल सिक्योरिटी मेजर है ना, कोई सोशल सिक्योरिटी मेजर है या कोई पेंशन प्लान है, तो पेंशन नहीं है, पेड लीव नहीं है, कोई भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं है, वर्क कल्चर है ना, वर्क एनवायरनमेंट ये कैसा है, ये चीज़ भी कहीं ना कहीं मैं देखिए कहीं ना कहीं ये जो नेचर है वो ऐसा भी है कि बहुत सारे जॉब ऐसे हैं जो कि आउटस्कर्ट्स में है, कहने का मतलब एक्सटर्नल वर्क है, ऐसा नहीं कि एक कंपनी में आके अंदर काम कर रहे हैं। बहुत सारे जॉब ऐसे भी हैं कि किसी ऑफिस के अंदर बैठ के हो रहे हैं, ऐसे भी हैं जो कि आउट ऑफ द ऑफिस उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इसमें लेकिन कहीं ना कहीं ये लेबर जो कहीं ना कहीं जो एक सोशल सिक्योरिटी है, एक जो वो एक चीज़ कहीं ना कहीं इसको और एनहांस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने डे बाय डे जैसे कंपनीज आ रही हैं उसमें ये चीज़ का जो कल्चर है और आने वाले कल में अगर और ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है कि ये चीज़ और ज़्यादा ग्रो करेगी, जो हमारी गिग इकॉनमी है, गिग वर्कफोर्स है, तो डेफिनेटली इसके लिए एक स्ट्रांग पॉलिसी होनी चाहिए, जिसके लिए
कंपनी को भी उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, कंपनी भी कोई भी चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि कंपनी भी उसको फुलफिल कर सके। नहीं तो क्या होगा, कंपनी की भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिर वो हो सकता है उतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव ना हो। अगर कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे तब फिर जो जॉब का जनरेशन है उस एरिया में वो जो है जॉब जनरेशन कम होगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो गिग इकॉनमी की जो एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ का, उसके साथ साथ डेफिनेटली एक पॉलिसी की ज़रूरत है, प्लस कंपनी का से भी देखने की ज़रूरत है। दोनों चीज़ को एक बैलेंस अप्रोच लेने की ज़रूरत है और इस बैलेंस अप्रोच के साथ हमको अहेड जाना है। अब पीएम इनवाइट G7 नेशन, है ना, आपको पता है कि जो G7 की जो मीटिंग चल रही है ना, ये जर्मनी में चल रही है, मीटिंग चल रही थी। तो अब ये जो समिट हुआ है G7 का, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सबसे, देखिए G7 क्या क्या नहीं है वो एक अलग चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ है जो इस न्यूज़ से हमको देखना है कि क्या टेक अवे है। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या बोला वहाँ पे, क्लीन एनर्जी के बारे में बोला। देखिए ऑलरेडी इंडिया जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में क्या प्ले कर रहा है, किस तरीके से, कितनी कंट्रीज, मोर देन 100 कंट्रीज उसके सिग्नेटरी हो चुकी हैं। और कहीं ना कहीं इसको हमको देखना है कि जो क्लीन एनर्जी का जो सेक्टर है वो क्या है, वो फ्यूचर है ना, फ्यूचर है। और इंडिया क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है ना, इंडिया मार्केट भी बहुत बड़ा है, प्लस इंडिया में अगर देखें तो टेक्निकली भी बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं। और इसमें अगर मान लीजिए FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अगर आता है तो इसमें हम क्या करेंगे, और ज़्यादा उसकी क्वालिटी को हम एनहांस कर पाएंगे, है ना, और ज़्यादा क्वालिटी को हम एनहांस कर पाएंगे। स्केल ऑफ प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा। अब जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज करेगा, जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज करेगा तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा डिक्रीज करेगा। भाई कोई भी चीज़ अगर हम 10 पीस बनाएंगे तो डेफिनेटली वो कॉस्टली पड़ेगी, लेकिन 10 पीस की जगह हम उसको अब क्या करेंगे, 10 पीस कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन हमने किया कि नहीं, हम 10 में उसको 1000 पीस जो है उसको बनाएंगे। तो जब 1000 पीस में जो कॉस्टिंग होगी वो डेफिनेटली कम होगी। तो यहाँ पे यही बात है कि क्लीन एनर्जी सेक्टर को प्रधानमंत्री जी ने बोला G7 समिट में, जो भी कंट्रीज जो है थी वहाँ पे, कि आप डेवलप कंट्रीज आप आओ, आपके पास पैसे भी हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सी कंट्रीज हैं जिनके पास और भी अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे हम लोग हाइड्रोजन, जिससे हम लोग क्लीन एनर्जी, जिससे हम लोग कहीं ना कहीं जो हाइड्रोजन एनर्जी को बनाने के लिए भी जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को भी हम लोग कहीं ना कहीं और ग्रीनर तरीके से जो है प्रोड्यूस करें, ताकि कंप्लीटली जो साइकिल है, कंप्लीट साइकिल जो है वो ग्रीन रहे। और आने वाले कल में किसी भी कंट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपनी फ्यूल रिक्वायरमेंट को सेल्फ सफिशिएंसी के साथ जो है ये रिक्वायरमेंट को पूरा करिए, और अपने खुद सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए भी एंड एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे सीधे सीधे पीएम मोदी जी ने जो है ये कंट्रीज़ को इनविटेशन दिया कि आप आइए, इन्वेस्ट करिए, हमारे पास एनवायरनमेंट, इंफ्रा, जो भी चीज़ें हैं वो आप आइए यूज़ करिए और अपनी टेक्नोलॉजी को लेके, ताकि जिससे हम कॉस्टिंग को रिड्यूस कर सकें, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ जो रिच है उसके पास उसका एक्सेस हो, लेकिन जो पुअर है उसके पास उसका एक्सेस ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी क्लीन एनर्जी है, जो भी नई टेक्नोलॉजी है, उसका एक्सेस सबको होना चाहिए। उस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे हमको कनेक्ट करना है। G7 के साथ साथ हमको ये देखना है कि ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे लिए इसलिए इतने बड़े फोरम पे जाके हम अपने कंट्री के लिए और पिच कर रहे हैं कि क्लीन एनर्जी के लिए हम एक बहुत सूटेबल डेस्टिनेशन है जहां पे कंट्रीज अपने इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। और किसी भी कंट्री को इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वो कंट्री का एनवायरनमेंट,
जो कंट्री का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और यहाँ पे बहुत जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और जो कॉस्टिंग है जो आज की डेट में आसमान छूती है, उसको हम तभी रिड्यूस कर सकते हैं जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन को हम और एनहांस करें, स्केल को हम और एनहांस करें, तभी जो है ये चीज़ संभव हो सकती है। ये एक आर्टिकल है, देखिए इस आर्टिकल में आपको बहुत न्यूट्रल रहना है ना। न्यूट्रल इसलिए रहना है क्योंकि इसके अपने अपने प्रोज हैं और अपने अपने कॉन्स हैं। तो इस आर्टिकल में जैसे कि हमने देखा प्रोज एंड कॉन, तो कुछ एडवांटेजेस हैं, ये होता है इसलिए कुछ एडवांटेजेस हैं, और ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम उसके डिसएडवांटेज भी देखिए, हर एक चीज़ के कुछ ना कुछ प्रोज होते हैं, हर एक चीज़ के कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं। ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, मेरे को एक हमारी अपनी ओपिनियन, भाई ये होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें हैं, ये आपको देखना है। लेकिन हमको इस चीज़ में किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में नहीं, हमको यूपीएससी के हिसाब से इस न्यूज़ को एनालाइज करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे अभी जो पंजाब का, जैसे इस आर्टिकल में भी जो है मेंशन्ड है कि पंजाब का जो इलेक्शन हुआ, तो उसमें आम आदमी पार्टी ने, है ना, आम आदमी पार्टी ने प्रॉमिस किया क्या, हर एक वुमेन को, स्टेट की वुमेन को 1000 रुपये देंगे, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली ये बात हो रही है कि जैसे जो भी फ्रीबीज हैं, जैसे मान लीजिए वाटर, है ना, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये सब चीज़ें जो है, और भी कुछ लोग लैपटॉप दे रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल दे रहे हैं, है ना, कुछ लोग और भी न्यूमरस टीवी देने की बात हो रही है कुछ स्टेट में। तो सबके अपने अपने चीज़ें हैं कि हम लैपटॉप देना चाहते हैं ताकि वो डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट हो सके, है ना, डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट हो सके, है ना, डिजिटली अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, डिजिटल इकोनॉमी में अपना पार्ट प्ले कर सकें। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट देखने की ज़रूरत है कि इसका बर्डन कहाँ आएगा। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि 1000 रुपये हर महिला को देंगे, या यूपी में बोला गया इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, या पंजाब में बोला गया, किसी स्टेट में दिया गया, आप कहीं का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसकी कॉस्टिंग कवर कहाँ से होगी? भाई सरकार भी पैसा कहीं से तो देगी। तो इस फ्रीबीज की, है ना, ये फ्रीबीज जो सरकारें बांट रही हैं, ये सही है गलत है, हमको उस पर नहीं जाना है, हमको उसके इकोनॉमी पार्ट, हमको उसके सोशल पार्ट पे फोकस देना है। आई एम नॉट सेइंग कि ये सही है या गलत, वो कम्प्लीटली इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, सरकार पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हमको ये देखना है कि फ्रीबीज की कॉस्टिंग है, इसको हम कैसे कवर करेंगे, और अगर सरकार के पास एडिशनल रेवेन्यू नहीं है तो फिर ये बर्डन कैसे सरकार जो है बेयर करेगी। और सरकार अगर बेयर नहीं कर पाएगी तो सरकार फिर क्या होगा, सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा, और सरकार फिर मजबूत सरकार एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि सरकार के ऊपर जो बोरोइंग्स हैं वो काफ़ी हद तक इंक्रीज कर जाएंगी, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक प्रेशर पूल जो है क्रिएट हो सकता है। अगर जैसे देखिए कोई भी चीज़ करना बुरा नहीं है, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन इसको हमको इस नज़रिए से देखना है कि अगर हम लैपटॉप बांट रहे हैं तो लैपटॉप का पैसा कहाँ से आएगा, चाहे वो 1 रुपया हो या 1 लाख रुपया हो, लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा? क्या वो पैसा हमको बोरो करना पड़ रहा है, या आम जनता का जो है टैक्स का पैसा है? किस तरीके से हम सोशल स्कीम ये जो अपलिफ्टमेंट की है, या अलग अलग सरकार का अपना अपना दावा है, उसके हिसाब से है। तो वी हैव टू बी देखिए इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अगर फिजिकल डेफिसिट के पूल में, विशियस सर्कल में अगर कोई सरकार फंसती है, तो श्रीलंका एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि किस तरीके से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा फाइनेंशियल
पूरा ढांचा है वो हिल जाता है। तो देखिए ये लेने में, ये बेनिफिट इंजॉय करने में, चाहे हम हो आप हो, सबको मज़ा आता है, लेकिन असलियत ये है कि इसको सरकारें कवर किस तरीके से करेंगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि हमको खुद से सबसे पहले पूछना है रादर देन किसी और से। देखिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, कोई भी सरकार अगर पॉलिसी लेके आती है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम इस तरीके से स्पेंड करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन अगर यही चीज़ आप इमेजिन करिए हम हेल्थ को और इंक्रीज करें, यही चीज़ अगर हम एजुकेशन पे और इन्वेस्ट करें, ताकि वो जो इंडिविजुअल है ना, जैसे मान लीजिए किसी को मेडिकल हम फ्री पढ़ा रहे हैं, किसी को इंजीनियरिंग अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तो वो जो इंडिविजुअल है वो हमारे स्टेट, हमारी कंट्री के लिए एक ह्यूमन कैपिटल जो फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, तो एक बहुत अहम हिस्सा, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट वो प्ले करेगा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। देखिए आप बायस होके किसी भी न्यूज़ को एनालाइज नहीं कर सकते हैं, आपको एक बहुत ओपनली तरीके से चीज़ों को देखना होगा। अगर हम हेल्थ में इंकरेज करते हैं तो इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। देखिए हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी के अंदर रहती है, और एजुकेशन जितना भी हासिल करेगा वो इंडिविजुअल अपनी इनकम, अपनी फैमिली की इनकम, अपने डिस्ट्रिक्ट की इनकम, अपने स्टेट की इनकम, अपने कंट्री की इनकम मैनी फोल्ड इंक्रीज कर सकता है, रादर देन शायद लैपटॉप, टीवी और मोबाइल पता नहीं वो कर पाए या ना कर पाए। लेकिन बहुत सी सरकारों का अपना अपना दावा है कि हम इतनी ही इंडिविजुअल बिजली देंगे, लेकिन वो इंडिविजुअल बिजली भी फ्री में पैदा नहीं हो रही है, उसका कॉस्ट किस तरीके से हम कवर करेंगे वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर इस चीज़ को हम ह्यूमन कैपिटल के ओर, उसको स्किल इम्पार्टमेंट के ओर यूज़ करें, और अगर हम कर रहे हैं तो इसका स्केल हम और इंक्रीज करें कि घर घर हम जो बिजली की बात कर रहे हैं, घर घर हम लैपटॉप की बात कर रहे हैं, घर घर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें, घर घर हम स्किल की बात करें, तो हो सकता है और ज़्यादा इंडिविजुअल जो है अपने स्किल को यूज़ करके अपने फैमिली को, उससे अपने फैमिली के नीड्स को और प्रॉपरली कवर कर सके। देखिए अलग अलग सरकार का अपना अपना नज़रिया है, अपनी अपनी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में भी गई हुई हैं उनके डिसाइडिंग के ऊपर कि आपको क्या लगता है ये जो पॉलिटिकल गिमिक है या वाकई में सोसाइटी के लिए हेल्प है, वो इंडिविजुअल और सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग गवर्नमेंट का है। किस तरीके से, देखिए करना बुरा नहीं है, लेकिन हम किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो पार्ट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है समझने का। अब यहां पे देखिए आपको पता है स्पेशली कोविड या कोविड से इनफैक्ट पहले भी, सच बताएं तो प्री कोविड एरा जो था है ना, उसमें भी डिस्टेंस एजुकेशन, आप इग्नू का नाम जानते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन आज की डेट में तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन जो है दे रही हैं। अब देखिए जैसा हमने पहले भी देखा कि हमको किसी भी चीज़ को प्रोज कॉन्स और नेगेटिव पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, कुछ चीज़ों का आज की डेट में इम्पैक्ट है, कुछ चीज़ों का आने वाले कल में वो इम्पैक्ट होगा। तो कहने का मतलब है कि हमको चीज़ों को बहुत ही ओपन तरीके से एनालाइज करना होगा। अब ये जो सामने आर्टिकल है इसमें हम देख रहे हैं फ्रॉम हायर टू हायर। यहां पे जो हायर का मतलब है वो क्या है, हायर एजुकेशन। देखिए कहीं ना कहीं जो हायर एजुकेशन लेने वाले लोग हैं आज भी, उसका परसेंटेज कहीं ना कहीं आज भी एक सुधार और आज भी उसको इंक्रीज करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ी उसकी जो प्रॉब्लम है वो है अप्रोच की। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं अवेलेबल है ना, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कॉलेज जाना बहुत दिक्कत का काम है,
वहाँ पे भी अप्रोच की कमी है, डिस्टेंस ज़्यादा है, उसको ट्रैवल करना दिक्कत है। अब वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे हमको ये देखना है कि अगर जो डिजिटल एजुकेशन है उसका स्तर हम बढ़ाते हैं। यहाँ पे बात हो रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया कि ओपन यूनिवर्सिटी के लिए पहले अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल 1 एकड़ या मान लीजिए 40 एकड़ की आवश्यकता पड़ती थी एक यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, अब उसको रिड्यूस करने की बात हो रही है कि 5 एकड़ पे उसको लेके आ जाए। तो कहने का मतलब है जो नॉर्म्स थे उसको, नॉर्म्स को ईज आउट करने की बात हो रही है। देखिए, नॉर्म्स को ईज आउट करने का क्या मतलब है कि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम प्रोत्साहन देंगे, उनको हम लेवरेज करेंगे कि आप आइए इस चीज़ में इन्वेस्ट करिए। और जो एजुकेशन का जो, देखिए एजुकेशन में जो एजुकेशन की रीच है उसको हम कितना भी इंक्रीज करें, हमेशा उसका कहीं ना कहीं एजुकेशन का, जो एजुकेशन का रीच है उसको कितना भी हम इंक्रीज करें, एक कहीं ना कहीं उसका एक बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है? अगर एजुकेशन का रीच अच्छा होगा, आदमी पढ़ेगा, अच्छे से चीज़ें समझेगा, तो अगर जब पढ़ेगा, और ये यहाँ पे बात हो रही है कि अगर उसको रीचेबल बनाया जाए, रीचेबल बनाया जाए, मान लीजिए घर में ही होम कंफर्ट में बैठे बैठे MBA की डिग्री मिल रही है, BBA की डिग्री मिल रही है, तो ये क्या होगा, इससे जो बच्चा नहीं जा सकता था उसके भी रीच में आएगा। प्लस जितना इसका स्केल बढ़ेगा, देखिए स्केल ऑफ इकोनॉमीज हर जगह काम करता है, जितना स्केल इंक्रीज करेगा उतना ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते जाएगा, है ना, उतना ये कॉस्ट कम होती जाएगी तो कॉस्ट इफेक्टिव होते जाएगा। तो कहने का, लेकिन एक चीज़ और है कि जो हमारा ट्रेडिशनल जो क्लास, ट्रेडिशनल जो टीचर आना, जो फिजिकल फॉर्म में जो क्लासेस को देखना चीज़ों को, वो कहीं ना कहीं जो है उससे क्या क्वालिटी हम मेंटेन कर पाएंगे, क्या क्वालिटी हम मेंटेन कर पाएंगे? या जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो क्या उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्लास में मैनेज करना, क्लास में पढ़ाना, क्लास में चीज़ों को डिलीवर कर पाना सक्सेसफुली, क्या वो चीज़ हो पाएगी? क्या जो टीचर्स हैं वो उस तरीके से चीज़ों को इम्पार्ट कर पाएंगे ऑनलाइन जैसे वो फिजिकली करते थे? तो ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं जो है ये क्वेश्चंस अराइज होते रहे हैं। और जब तक हमारा पूरा जो एक जो डिजिटल यूनिवर्सिटी के लिए भी जो है बात हुई थी, जो बजट में आया था डिजिटल यूनिवर्सिटी, तो कहीं ना कहीं उस तरफ हम आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड हो रहे हैं। हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं, उस चीज़ को हमको समझना है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है रीच, दूसरा बेनिफिट है कॉस्ट, तीसरा बेनिफिट है जो हायर कैपेसिटी है, जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी, जो कहने का हमारा नौकरी मिलने का जो परसेंटेज है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। कंपनीज और आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, है ना, कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी तो जॉब क्रिएशन होगा, जॉब क्रिएशन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ और अच्छी होगी। तो कहने का मतलब हर एक चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स है। समय बताएगा कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अभी जो हम कर रहे हैं उससे पढ़ के कितना लोग बेनिफिट कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये नीड ऑफ द आवर है और इससे हमको और ज़्यादा चीज़ों को एनहांस करना है। पॉलिसी टाइम टू टाइम डेफिनेटली अपडेट करना ही करना होगा, टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे ताकि इंडिविजुअल जो रिक्वायरमेंट लगती है ताकि उसको पूरा किया जा सके। देखिए, कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, लेकिन एक चीज़ आपको देखना है कि क्या अगर हम ये कॉल ले रहे हैं तो जितने लोग पहले पढ़ते थे अब उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, और अगर किसी एरिया में कॉलेज या एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर
एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना प्रॉपर नहीं है अगर, तो उस चीज़ में ऑनलाइन एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो एक देखने वाली बात है। डेफिनेटली एक बहुत वाइबल ऑप्शन है ऑनलाइन। कोविड के पहले कुछ स्तर था, आज की डेट में डेफिनेटली उसका जो स्केल है वो बहुत हायर हो चुका है। बहुत सारी कंपनीज अलग अलग तरीके से आइडियाज़ हायर एजुकेशन को नॉन फॉर्मल मोड से लेके आ रही हैं ताकि उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। डेफिनेटली देखिए, कंपनी को सरवाइव करना है तो अपने क्वालिटी को भी वो ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज बहुत ह्यूज है, ऐसा नहीं है एक दो कंपनी है जो कि सिर्फ एजुकेशन दे रही हैं। तो ये जो कंपनी है ये क्वालिटी भी देखेंगी अगर इनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए तो। अब ये जो 2 समिट जैसे कि अभी हमने देखा G7 का और एक UAE का जो है, कहीं ना कहीं जो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे कि इंडिया के लिए UAE बहुत बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया में, रादर देन जर्मनी और फ्रांस को अगर कंबाइन भी कर लें तो भी UAE। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आती है कि UAE चाहे हमारा वहाँ पे जो लोग हैं उनके यहाँ से जो रेमिटेंस आते हैं, जो जॉब क्रिएशन होता है ना, जो हम UAE को एक्सपोर्ट करते हैं, जो हम UAE से इंपोर्ट करते हैं, है ना, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी में, बहुत सारे सेक्टर्स में, मल्टीपल सेक्टर्स में रादर मैं कहूँ कि UAE ने जो है इन्वेस्ट कर रखा है हमारे कंट्री में, है ना, इन्वेस्ट कर रखा है इंडिया में। तो ये कहीं ना कहीं देखिए इस चीज़ को हम कई तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि पीछे जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी उसकी वजह से जा रहे हैं या क्या है क्या नहीं, लेकिन हमको इन चीज़ों से बहुत ऊपर है जो रिलेशनशिप है ना। किसी भी चीज़ को बोथ एंगल से देखना है और बैलेंस अप्रोच से देखना है ना। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो बायलैटरल जो सीपा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लार्ज स्केल ट्रेड होता है ना। अगर हम US चाइना के बात करें तो UAE एक बहुत लार्ज ट्रेडिंग पार्टनर है हमारे कंट्री के लिए, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों की अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली भी, सिक्योरिटी कंसर्न से भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उस कंट्री में। लोग इंडिया से जाते हैं, वहाँ से रेमिटेंसेस जो है भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं जो रिलेशंस हैं वो बहुत पुराने हैं। और चाहे इकोनॉमिक रिलेशंस हों, कल्चरल रिलेशंस हों, कोई भी इकोनॉमिक टाइज हों, हम 1970s ऑनवर्ड ही देख रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें ग्रो कर रही हैं। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और कहीं ना कहीं हमेशा से एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है हमारे लिए UAE। और किसी भी तरीके से ये जो समिट है वो अपॉर्चुनिटी हो, बायलैटरल टाइज हो, या किसी भी चीज़ का किस तरीके से सीपा के हम लोग ने बात करी, और कौन से और भी चीज़ें हैं जिसमें चीज़ें हम लोग डेवलप कर सकते हैं, कि ऑयल की बात हो गई या वीट की बात हो गई, शुगर की बात हो गई, बहुत सारे एजेंडाज हैं, स्ट्रक्चर हैं जिसके ऊपर जो है इस पे बात करके चीज़ों को देखिए। टॉक, समिट, कोई भी कन्वेंशन, उसका जो कहीं ना कहीं एक जो टाइज हैं, है ना, बायलैटरल टाइज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। एंड इंडिया UAE की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है। एंड कहीं ना कहीं हमने देखा कौन कौन से सेक्टर, एक्सपोर्ट्स के सेक्टर हों, इंपोर्ट्स के सेक्टर हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स हों, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स हों, जॉब प्रोवाइड करना हो, वहाँ पे जॉब बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं जो कि वहाँ पे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सी चीज़ें हम जो इंपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं जो हम लोग ने दोनों मिलकर बायलैटरल सीपा साइन करा, कहीं ना कहीं जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं और किस तरीके से चीज़ों को और आगे डेवलप कर सकते हैं, ये चीज़ें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आगे चल के
इस पे कहीं ना कहीं और ज़्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि उस पर चर्चाएं होती हैं, बातें होती हैं, चीज़ें आती हैं सामने। और जैसे कि इस तरीके से पीएम मोदी G7 समिट से, क्योंकि वहाँ पे इंडिया स्पेशल इन्वाइटी था इस बार G7 समिट में, वहाँ से लौटते समय यूएई अबू धाबी होते हुए और वहाँ पे चीज़ें डेवलप करती हैं। और हमको हमेशा एक बैलेंस अप्रोच से न्यूज़ को कवर करना है और चीज़ों को देखना है। इसी तरीके से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, और डेफिनेटली वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपकी चीज़ों को हम आंसर करें।